क्या देख रहे हो भैया? आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, आ गया हूं मैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद नीट बैच के अंदर। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप आज देखने वाले हैं चैप्टर, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 12th क्लास का सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है, जिसको हम आज यहाँ पे थोड़े से टाइम के अंदर कवर करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रहेंगी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, सारे के सारे कवर होंगे और बहुत आसान तरीके से कवर होंगे। तो चलिए भाई, इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। इस लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर: डिस्प्लेसमेंट करंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जी हाँ, इंट्रो लेते हैं। इंट्रो होती क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक तरीके की लाइट वेव्स होती हैं। लाइट, ऐसी रोशनी जो हमें दिखती है, या कुछ ऐसी भी रोशनी है जो हमें नहीं दिखती, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, गामा रेज, एक्स रेज हमें नहीं दिखती। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर द मीडियम टू ट्रेवल। ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। बिना मीडियम के ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। कंसेप्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। बाद में देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से आती हैं यहां पे, या किस तरीके से आई। बेसिक कंसेप्ट क्या है? द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में? ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे का लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। सर कैसे? ये फैराडे का लॉ कैसे है? FARA है। तो फैराडे का लॉ कैसे है, समझाते हैं। आपने क्या पढ़ा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू -d∅b/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या वोल्टेज है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आती है। ठीक है जी, ओके। अब कई बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, ठीक है जी, फ्लक्स भी फील्ड पे ही डिपेंड करती है। तो कई बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है तो उससे भी फ्लक्स चेंज हो जाएगी, तो उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्या? एक तरीके की वोल्टेज ही है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? एक तरीके की वोल्टेज ही है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर E इज इक्वल्स टू dV/dr, साथ में माइनस साइन भी होता है फॉर द डायरेक्शन। कि वैसे अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इसको अगर ऐसे लिखना है तो dV इज इक्वल्स टू E.dr होता है। dV इज इक्वल्स टू E.dr, यह है पोटेंशियल डिफरेंस। E.dr, dr जो है डिस्प्लेसमेंट हो गई। इसको E.dr की जगह अगर हम E.dl लिख दें, भाई dr की जगह हम dl लिखेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है तो वोल्टेज ही ना। E.dl लिखने पे भी रहेगी तो वो वोल्टेज ही, बिल्कुल। तो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह है ये भी वोल्टेज, है ये भी वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा E.dl क्लोज्ड लूप में। इसीलिए इंटीग्रेशन के साइन के साथ देखो मैंने क्लोज्ड लूप बनाई है। क्लोज्ड लूप में देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज की जगह मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, dV इज इक्वल टू E.dl। ठीक है जी। अब उसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। ठीक है जी, इधर इंटीग्रेशन करेंगे वोल्टेज आएगी। ठीक है जी, इधर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इधर जो इंटीग्रेशन करना उसमें क्लोज्ड लूप लगाई है मैंने। क्या लगाई है? क्लोज्ड लूप। क्योंकि जो करंट जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, वो किस में जनरेट होता है? एक क्लोज्ड लूप में जनरेट होता है। तो E.dl इज इक्वल्स टू -d∅b/dt। क्या ये बात समझ में आ रही है?
क्या ये बात समझ में आ रही है? जी हाँ, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही दूसरा रूप। फैराडे लॉ ये होता है, ये तो सबको पता है, ये कुछ लोगों को पता होता है, ये भी फैराडे लॉ है, ये भी फैराडे लॉ है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, अब देखो यहां पे, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, मतलब वोल्टेज आई, और जहां पे वोल्टेज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, है ना? वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडेज लॉ को लिखने का एक नया तरीका है, ठीक है जी। दैट इज द न्यू फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ये फैराडे लॉ को लिखने का एक नया तरीका है। रिश्ता वही है, सोच नहीं है, यानी कि सोच अलग है, चीज वही कह रहे, सोच अलग है। अब क्या लिखा है? सिंस नेचर इज सिमेट्रिक, तो लोगों ने कहा क्योंकि नेचर सिमेट्रिक है भाई, आप जैसा करते हो वैसा भरते हो, तो लोगों ने कहा कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड का चेंज होना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड का चेंज होना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो सकती? जी हाँ, यही जाके आधार बना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन का। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट फॉर्म में इन ईएम वेव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, ऐसा कहना चाहिए, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस ईच अदर, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस ईच अदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही चीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही होती है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही होता है, यानी कि लाइट वेव में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उन्हीं दोनों की मदद से लाइट आगे बढ़ती है। यानी कि लाइट को मूव करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता है, बस वो चेंज होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी। इस लाइट वेव को किसी और मीडियम की आवश्यकता तक नहीं। यही कंसेप्ट है, यही क्या है, पूरी 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 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का मेन कंसेप्ट है। समझे भाई? बहुत बढ़िया। चलो, अब ये बात जो मैंने कही, ये पहली बात तो फैराडे ने प्रूव कर दी थी, ठीक है जी, पहली बात तो फैराडे ने कह दी थी। दूसरी बात कहां से आएगी, अब आपको ये समझाऊंगा। तो चलिए मेरे भाई, चलिए मेरे भाई, रंग थोड़ा अच्छा सा लेते, रंग ले लिया अच्छा सा, थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप। सबसे पहली चीज है यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट। सर ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, समझाते हैं। मान लेते हैं एक कैपेसिटर है, ठीक है जी, मान लेते हैं एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी, एक कैपेसिटर है जो कि V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अभी अभी कनेक्ट किया है, तो अभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, अभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, अभी इसमें चार्ज का फ्लो हुआ है, ठीक है जी, अभी चार्ज का फ्लो इसमें हो रहा है। इस प्लेट पे Q होगा, इस प्लेट पे चार्ज होगा -Q, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t, किसी भी समय t पे, इज इक्वल्स टू Q, एक तरफ Q एक तरफ -Q, किसी भी टाइम t पे कैपेसिटर पे चार्ज मान लेते हैं Q।
तो कैपेसिटर पे चार्ज आ कैसे रहा होगा सर, कैसे आ रहा होगा सर? अरे भैया जब चार्ज उस पे फ्लो होके आएगा तभी तो चार्ज आ पा रहा होगा, जब चार्ज फ्लो होगा तभी तो चार्ज स्टोर होगा इस पे, और चार्ज के फ्लो होने को कहते क्या है, करंट। जी हाँ, तो यहां पे क्या आ रहा है, तारों के अंदर करंट, तारों के अंदर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है भाई, तारों के अंदर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो यहां पे मैं इस करंट को एक स्पेशल नाम देना चाहूंगा, इस करंट को मैं एक स्पेशल नाम देना चाहूंगा, आई के पैर में सी लगाऊंगा और इसको मैं बोलूंगा कंडक्शन करंट, इसको मैं बोलूंगा कंडक्शन करंट। इन कंडक्टिंग वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स के अंदर जो करंट है वो कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट है। कंडक्टिंग वायर्स के अंदर कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट। ये वायर्स कौन सी हैं, कंडक्टिंग वायर्स। बैटरी कनेक्ट की, कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है, एट अ टाइम टी उस पर कितना चार्ज स्टोर हो चुका है, क्यू। चार्ज कैसे स्टोर हो रहा है, चार्ज के फ्लो की वजह से। चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो तारों में जो करंट आया उसको कौन सा करंट बोलेंगे, कंडक्शन करंट। ये आज से मैंने एक नया नाम दिया है उस करंट को। तारों में, वायर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट। एक साइंटिस्ट आए, नाम था मैक्सवेल। जी हाँ, एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये कहा, ठीक है जी, मैक्सवेल ने ये कहा कि यार बड़ी अटपटी सी चीज लगती है कि यहां पे तारों में करंट है, यहां पे कंडक्शन करंट है आईसी, फिर बीच में ये कैपेसिटर आया, बीच में करंट गायब हो गया, बीच में कुछ नहीं है, और फिर से करंट डेवलप हो गया, मतलब फिर से तार कनेक्टेड है, मतलब यहां पे करंट है आईसी, यहां पे करंट है आईसी, बीच में कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं। तो मैक्सवेल को ये बड़ी बात अजीब सी लगी कि भाई ऐसा कैसे, ये करंट की डिसकंटिन्यूटी कैसे है, यहां पे करंट है, यहां पे करंट है, बीच में करंट गायब है। तो ये बात जो है मैक्सवेल को खल गई भाई, ये बात मैक्सवेल को बड़ी अजीब लगी। तो मैक्सवेल ने कहा कि बीच में भी यहां पे करंट होगा, बीच में भी यहां पे करंट होगा, आप लोग गलत हो। हालांकि वो वायर्स वाला करंट नहीं है, हालांकि वो वायर्स वाला करंट नहीं है जो हम नॉर्मली सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे यार वायर्स के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट आ रहा है। एक अलग तरीके का करंट होता है और उसको उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का, आईडी। उसको उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का, आईडी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। कहां है ये, इनसाइड कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, वायर्स के अंदर कंडक्शन करंट है, तो बीच में मेरा करंट ऐड कर दो रे। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कैपेसिटर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, जो कैपेसिटर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वो करंट ऐड कर दो रे। और जिसका नाम उसने कहा कि उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दो, क्या बोल दो, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दो इनसाइड कैपेसिटर। क्योंकि ऐसा उसने इसलिए कहा कि करंट की कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि करंट यहां था बीच में गायब हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और ये करंट अलग है, ये वो तारों वाला करंट नहीं है, इसलिए हम फील नहीं कर पाते। ठीक है जी, मैं मानता हूं कि आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे सर यहां तो खाली जगह है, यहां करंट कैसे आया। अरे भैया, अरे भैया, ये करंट अलग टाइप का है, इसीलिए इसका नाम अलग है। ठीक है जी, इसीलिए इसका नाम अलग है, ये करंट अलग टाइप का है। ये करंट कैसे डेवलप होता है अभी बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है जी, फिलहाल के लिए लिखो कि फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट, करंट की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट, करंट की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आईसी और आईडी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। भाई सिंपल सी बात है,
यहां पे जितना करंट है उतना ही यहां, उतना ही यहां, कम ज्यादा थोड़ी होगा, क्योंकि पूरी कंटिन्यूअस करंट है। ठीक है जी, ऐसा थोड़ी है कि यहां पे ज्यादा है फिर आधा गायब हो गया फिर एकदम से फिर प्रकट हो गया। मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर है, फिर यहाँ पे 5 रह गया, फिर एकदम से 10 आ गया, नहीं, पूरे में 10 होगा। पूरे में 10 होगा तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होंगे आपस में फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट, लेकिन दोनों के कंसेप्ट अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि कैपेसिटर के अंदर है और कंडक्शन करंट जो कि वायर्स के अंदर है। समझे? बहुत अच्छे। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट आता कहां से है ये समझाऊंगा। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट करंट की उत्पत्ति कहां से हुई, यहीं पे सेकंड कंसेप्ट यूज होगा जो अभी देखो मैं आपके सामने पूरा करूंगा। सुनो, कैपेसिटर है, बहुत चौड़ा कैपेसिटर बना रही है क्यू और माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस से माइनस क्या डेवलप हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है। प्लस से माइनस आपको पता है कि क्या डेवलप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है भाई। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस से माइनस, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सभी को पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर नहीं पता तो पता रख लो, अगर नहीं पता तो पता रख लो भाई मेरे। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है इनसाइड कैपेसिटर प्लेट्स, तो सिग्मा को लिखोगे चार्ज बाय एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, चार्ज बाय एरिया और एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखनी है, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, इनटू एरिया, ई इनटू एरिया। ठीक है जी, ई इंटू ए करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मानते हो? इससे क्यू निकालिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आ गया चार्ज। चार्ज चार्ज भाई आपने पढ़ाई है, गॉस लॉ में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ वैसा सही नहीं लिखा हुआ आ रहा, कुछ वैसा सही नहीं लिखा हुआ आ रहा, बस, है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट करंट होगा डी क्यू बाय डी टी। देखो, कंडक्शन करंट भी डी क्यू बाय डी टी होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी डी क्यू बाय डी टी ही होता है, क्योंकि दोनों सेम है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट मेंटेन रहनी चाहिए, सिर्फ कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को लिखूंगा डी क्यू बाई डी टी। अब क्यू में क्या है, एक तो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। डिफरेंशिएशन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आई है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। ये क्या लिखा हुआ है जरा बताना, डी फाई ई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे क्या साबित होता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट आया कहां से, अब बताना, अब बताना, अब बताना, डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आया। और जहां पे करंट होता है वहां पे होती है मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे करंट होता है वहां पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो यहां से प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मैंने आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, सिंस नेचर इज सिमेट्रिक द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि कैसे प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट। उस करंट से क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे करंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पे करंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो जरा, देखो देखो देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप कैसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया,
एरिया तो कांस्टेंट है, प्लेट एरिया, तो एप्सिलॉन नॉट ए एरिया बाहर आ गया, डीई बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा हुआ, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट से क्या प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुई, उससे करंट पैदा हुआ, करंट से क्या प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, उससे क्या पैदा हुआ, करंट, करंट से क्या प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। मतलब कहने के बहुत तरीके हैं, या फिर ऐसे नहीं कहना तो डी क्यू बाई डी टी तो है ही, ठीक है जी। क्यू को लिख दो सीवी, क्यू को लिख दो सीवी, सी कांस्टेंट है तो सी को बाहर लिखो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐसे भी लिख सकते हो। ये सारे फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट के हैं, डी क्यू बाई डी टी, सी डीवी बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। सबसे ज्यादा ये चलता है, सबसे ज्यादा ये चलता है भाई, ठीक है जी। एक याद हो गया तो दूसरा याद हो ही जाएगा। लेकिन मेन बात ये है कि इसमें मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है मेरे भाई या मुन्ना भाई, सुनिएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होना या इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना करंट पैदा कर रहा है। अलग टाइप का करंट है, खैर करंट अलग टाइप का है, लेकिन उस करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होगा, उस करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होगा। आ रही है बात समझ में? मतलब समझ में आया है? समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर। और इसकी जितनी वैल्यू आएगी उतनी ही कंडक्शन करंट की भी वैल्यू है, उतनी ही कंडक्शन करंट की भी वैल्यू है। तो इसी के बेसिस पे अब एम्पियर मैक्सवेल लॉ का जन्म हुआ, क्योंकि ये सारी कारस्तानी करने वाला इंसान था कौन, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने कहा कि जो आप एम्पियर साहब, आपका एक लॉ था बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन टू करंट एनक्लोज्ड, कह रहे हैं कि वो सही नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है ये लॉ। मतलब गलत तो नहीं कहना चाहिए, इनकम्प्लीट है भाई, ठीक है जी, बिल्कुल दर से नहीं निकालते, इनकम्प्लीट है ये एम्पियर्स लॉ था। तो उसने कहा कि इसको करेक्ट करते हैं सर, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन टू आई सी प्लस आई डी लिखना चाहिए, आई सी प्लस आई डी लिखना चाहिए, और आई सी पर एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, ये लिखना चाहिए उसको। पी डॉट डी एल को ये लिखना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी, और आई डी है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाय डी टी, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाय डी टी। क्या ये बात आ रही है समझ में? हैं जी। तो एम्पियर ने जो लॉ दिया था उसको मैक्सवेल ने करेक्ट किया। मैक्सवेल ने कहा कि आप इसको आई इनक्लोज्ड मत लिखो, आप इसको लिखो आई सी प्लस आई डी, ठीक है जी। आई सी तो आई सी है कंडक्शन करंट, और आई डी को आप ऐसे लिख सकते हो। इससे देखो ये बात साबित हो रही है, इससे देखो ये बात बहुत अच्छे से साबित हो रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के या कह लो फील्ड के, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी भी लिख सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात, यही तो प्रूव करना था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। ये तो फैराडे ने बता दिया था, हमें प्रूव करना था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। वो हमने प्रूव कर दिया, या हमने नहीं, मैक्सवेल ने कर दिया, ठीक है जी। इसको कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ, इसको कहते हैं जी एम्पियर मैक्सवेल लॉ। अब इसमें मैक्सवेल ने एक एहतियात बरतने की सलाह दी थी कि इन कंडक्टिंग वायर्स, जब इस लॉ को आप कंडक्टिंग वायर्स में लगाओ, है ना, जब वहां पे आपके पास कंडक्टिंग वायर्स हों तो उसके लिए आईसी रहेगा, आईसी नॉन जीरो होगा, आईडी जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्टिंग वायर्स में नहीं होगा, तो ये टर्म जीरो होगी। और जब कैपेसिटर में लगाओगे,
जब आप इस लॉ को इनसाइड कैपेसिटर लगाओगे, ठीक है जी, जब आप इसी लॉ को इनसाइड कैपेसिटर लगाओगे तो कंडक्शन करंट जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट नॉन जीरो होगा। यानी कि यूज एट अ टाइम एक ही होगा, यूज एट अ टाइम एक ही होगा, या तो आईसी या आईडी, लेकिन लिखने दोनों हैं यहां पे, ठीक है जी। एक जीरो होगा, दूसरा नॉन जीरो होगा। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे। तो ये था एम्पियर मैक्सवेल लॉ। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कुछ सवाल आ गए भाई डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड, कुछ सवाल आ गए, और वक्त हो चला है पानी पीने का। भाई पानी तो पीना पड़ेगा। सुनो, in order to establish an instantaneous displacement current of 1 milliampere in the space between the plates of 2 microfarad parallel plate capacitor, the potential difference need to apply is, in order to establish an instantaneous displacement current of 1 milliampere in the space between the parallel plates of 2 microfarad capacitor, the potential difference is, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट C इंटू डीवी बाई डी टी भी होता है कि नहीं होता? बस यही लगाना आपको। डिस्प्लेसमेंट करंट 1 मिली एम्पियर है, यानी कि 10 की पावर -3 एम्पियर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड है, तो 2 इंटू 10 की पावर -6, और इंटू क्या होगा डीवी बाई डी टी, ठीक है जी। तो ये डीवी बाई डी टी आ गया हमारे पास, ये 10 की पावर -3 है, और ये 2 इंटू 10 की पावर -6 है, ठीक है जी। तो ऊपर जाएगा, ये क्या बनेगा 10 की पावर 3 बाई 2, ठीक है जी, और 1000 बाई 2 यानी कि 500 वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है जी। 500 वोल्ट पर सेकेंड, ये सीधा सीधा आपके पास आंसर होगा, ठीक है जी। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर निकाल दिया। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। एक्चुअल में इन्होंने बोला नहीं, लेकिन ये बोलना वही चाहते थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आप यूनिट्स चेक कर लो, वोल्ट पर सेकंड में है, ठीक है जी। तो आपसे यही निकलवाना ये चाहते थे। उसके बाद अगला सवाल, ये नीट 2019 का सवाल है, नीट 2019 का सवाल। देखते हैं क्या है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराडे is being charged by a voltage source whose potential is changing at a rate of 3 volt per second. The conduction current through the connecting wires and the displacement current through the plates of the capacitor would be respectively. देखो एक कैपेसिटर है, कह रहे हैं उसका कैपेसिटेंस टर्म 20 माइक्रोफैराडे का है, ठीक है, और वो चार्ज हो रहा है, वोल्टेज के चेंज होने का रेट जो है वो 3 वोल्ट पर सेकेंड है। तो कह रहे हैं कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट बताइए, ठीक है भाई। जो भी होने दोनों बराबर ही होने, तो चाहे कंडक्शन करंट निकाल लो चाहे डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल लो, आप दोनों को ही C इंटू डीवी बाई डी टी लिख सकते हो, ठीक है जी, होने तो बराबर ही है। तो C दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी भी दिया हुआ है, तो C है 20 माइक्रोफैराडे, डीवी बाई डी टी है 3। आंसर भी हमारा माइक्रो एम्पियर में ही आएगा, आंसर भी हमारा माइक्रो एम्पियर में ही आएगा। दोनों का आंसर 60-60 है। वैसे भी दोनों का इक्वली होना है बेटा, दोनों का इक्वली होना है, तो बी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता, बिना सॉल्व किए गलत बता सकते हो, इसको भी गलत बता सकते हो आप, ठीक है जी। 0-0 होगा नहीं, ठीक है जी। 0-0 वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रही है, अगर वोल्टेज चेंज हो रही है तो करंट आएगा ही आएगा, ठीक है जी। तो ये भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए की बचता है, दैट इज ऑप्शन ए। चलो मैक्सवेल इक्वेशंस, क्या किया गया, जो मैक्सवेल नाम का इंसान था, ठीक है जी, उसने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम किया था, उनके काम को इकट्ठा एक सीक्वेंस में अरेंज किया और उनको मैक्सवेल इक्वेशंस का नाम दे दिया। बड़ा चालाक था मैक्सवेल, जी हाँ। पहला लॉ उसने उठाया गॉस का, पहला लॉ उठाया उसने गॉस का। उसने कहा कि E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी से कूलम्स लॉ भी प्रूव हो जाता है, या कूलम्स लॉ इससे वेरीफाई हो जाता है।
कूलम्स लॉ कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम इट, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल आती है, इससे कूलम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पॉइंट चार्ज के लिए हम वेरीफाई करते हैं कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² निकल करके आती है, इससे वेरीफाई हो जाता है ये लॉ। दूसरा उसने अरेंज किया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है जी, या कुछ लोग इसको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म एंड मैटर में भी पढ़ा देते हैं। ठीक है जी, B.ds इज इक्वल्स टू 0, B.ds इज इक्वल्स टू 0, ये मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ है। B.ds हमेशा 0 होता है। ये बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसके बारे में डिटेल्ड जो डिस्कशन होता है वो आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर के अंदर करवाया जाता है। एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर में है। यहाँ पे हम सिर्फ उसको इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पे इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे नहीं भाई, नहीं पढ़ सकते, फिर तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा अगर हम पढ़ने लगे तो। मैं इनके कंक्लूजन्स बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद तीसरा जो अभी बनाया था हमने, फैराडेज लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा लॉ था जी? E.dl क्लोज्ड लूप माइनस d∅b/dt। ये लॉ ये साबित करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और चौथा लॉ इसने अपना रख दिया उसमें, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। बिल्कुल अपना नाम नहीं दिया क्योंकि वो तो गलत हो जाता। ठीक है जी, वो तो गलत हो जाता। तो उन्होंने लॉ दिया कि B.dl इज इक्वल्स टू μ0 इंटू IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt। ठीक है जी, तो ये लॉ है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। आप देखो चारों लॉ आपके सामने लिखे हुए हैं, E.ds, B.ds, E.dl, B.dl। देखो याद रखना कितना आसान है। E.ds, B.ds, E.dl, B.dl, ये दोनों लॉ एक दूसरे को प्रूव कर रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। E.ds, B.ds, E.dl, B.dl। एक्चुअल में बस मैक्सवेल ने ये काम किया था कि इनको इकट्ठा किया था, एक सीक्वेंस में अरेंज किया था। काम तो दूसरों के हैं ये। ठीक है जी, और इसमें भी एम्पियर का ही बहुत बड़ा हाथ था, मैक्सवेल ने चीजें करेक्ट करी थी बस। ठीक, और इसके अलावा ये 5वीं इक्वेशन होती है जिसको हम लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन कहते हैं। ये इनसे अलग होती है। लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन की जो नेट फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE और मैग्नेटिक फोर्स QV×B दोनों ही लगते हैं। तो जो नेट फोर्स उस पार्टिकल पे लगता है उसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। Q को कॉमन ले सकते हैं और E + V×B। ठीक है जी, तो ये लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन है। तो 4 इक्वेशंस जो पहले लिखी हुई थी प्लस ये 5वीं इक्वेशन, तो इसको हम लिखेंगे नोट डाल के स्पेशल पॉइंट, 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल, 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल प्लस लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। ये अलग है बेटा। ठीक है जी, ये अलग लेनी है, मैक्सवेल इक्वेशन में इसको काउंट नहीं करना। ठीक है जी, प्लस लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूट्स होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी से आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनता है, इसी से आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन जाता है। 4 ये इक्वेशंस जिनको मैक्सवेल इक्वेशंस का नाम दिया। 5वीं ये अलग है, ये मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये 5वीं मिला के
पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें समा जाता है। यानी कि इससे पहले जितने भी चैप्टर थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके बाद हमारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, और लास्ट में ये ईएम वेव्स, सब मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लास्ट चैप्टर। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूं। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अगर कोई चार्ज रुका हुआ है ना, रुके हुए चार्ज की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक। चार्ज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। अगर चार्ज चल रहा है, मान लो चार्ज मूव कर रहा है, तो चलता हुआ चार्ज क्या है भाई? करंट। अगर चार्ज चल रहा है मतलब करंट है, और अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। समझ रहे हो? चार्ज रुका हुआ है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन अगर चार्ज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। और वहीं पे अगर हम चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से ना चला के एक्सेलरेट करवा दें, यानी कि वेलोसिटी भी चेंज करे चार्ज की, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट होंगी तो सही, लेकिन दोनों ही वेरिएबल होंगी। मैं समझाता हूं आपको। चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, चार्ज मूव कर रहा है तो दोनों क्रिएट होंगे। और वहीं पे अगर चार्ज मूव करता करता अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी वो दोनों वेरिएबल होंगी, यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होंगी। तो उससे वो दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करेंगी। वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी भैया। An accelerating charge produces electric field and magnetic field. Both are variable and produce each other. दोनों वेरिएबल हैं और दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करेंगी, and hence EM wave is produced. और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है मेरे भैया। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है ना? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने आपको समझाया भी था डिस्प्लेसमेंट करंट वाले में कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। तो वो सब पॉसिबल कैसे है? एक चार्ज जब एक्सेलरेट करे तो वो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जो कि वेरिएबल होंगी, चेंजिंग होंगी, तो जिससे ये दोनों आपस में प्रोड्यूस होती रहेंगी। तो इनको किसी तीसरे मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करने के लिए खुद ही काफी हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जरूरत है तो सिर्फ किसकी? एक्सेलरेटिंग चार्ज की। जरूरत है तो सिर्फ किसकी? एक एक्सेलरेटिंग चार्ज की। क्या ये बात समझ में आ रही? बहुत अच्छे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने का जो सोर्स है वो एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है। और अब मान लेते हैं कि ये प्रोड्यूस हो चुकी है तो वेव, तो इसके अंदर है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटेन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं जो कि ऑसिलेट करते हैं। मैंने यहां पे आपको दिखाया हुआ है ये डायग्राम के अंदर, आप देखिएगा। ये डायरेक्शन है वेव के जाने की, मान लो एक्स डायरेक्शन है, ठीक है जी। एक्स डायरेक्शन है वेव पे प्रोपेगेशन की। वेव स्पीड, इस तरफ वेव स्पीड है, यानी कि वेव इस तरफ जा रही है, प्रोपेगेट कर रही है। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, दोनों डायरेक्शंस में, उसके परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वेव एक्स में जा रही है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेता हूं वाई में और मैग्नेटिक फील्ड को मान लेता हूं जेड में। उल्टा भी मान सकते हैं, ठीक है जी। बस मेरा कहने का ये मतलब है कि वेव का प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं जो उस पर्टिकुलर जगह पे क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। आप देखो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी, ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको,
और z एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगी भैया, z एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगी। थोड़ा सा विजुअलाइज करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको विजुअलाइज करवा दूंगा। यहां से डायग्राम से विजुअलाइज करना मुश्किल है, ध्यान से सुनिएगा। ये x है, ये y, ये z आपकी तरफ, ठीक है जी। तो एक्चुअल में हो ऐसे रहा है। ये वीडियो अलग सर की काफी फेमस हुई थी, है ना, तो उनकी वेब सीरीज में भी है ये, तो जिसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड समझा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। क्या बात समझ में आ रही है? जी हाँ। तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऑसिलेट कर रही हैं, y में और z में, और वेव जा रही है x में। वाई से वर्सा भी हो सकता है, डायरेक्शंस इंटरचेंज हो सकती हैं, बस हाँ तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। और क्योंकि ये वेव है तो इसकी इक्वेशन भी वेव वाली होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी जेड इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। तो ये दोनों की इक्वेशंस यहां पे बन गई। ई वाई और बी जेड यहां पे लिखना जरूरी है। एक बात का ध्यान दें यहां पे, जो मेन चीज है, जो एंगल इसमें लिखोगे वही इसमें लिखोगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यहां पे भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, यहां पे कॉस आएगा, यहां पे भी कॉस आएगा, यहां पे ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा, यहां पे भी ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा, है ना। जैसा उसमें वैसा इसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि साइन ही लिखना है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉस ही लिखना है, लेकिन जो भी लिखना है दोनों में सेम लिखना है। समझे? बहुत बढ़िया। ये ई नॉट और बी नॉट क्या है? ई नॉट और बी नॉट है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड्स हैं भैया। क्या है? एम्पलीट्यूड्स। समझ गए भाई? क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड्स हैं भैया। अब आप यहां पे देखो, इनमें रिलेशन होता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स में रिलेशन होता है, जिसको हमें याद रखना है। ई नॉट इज इक्वल्स टू सी बी नॉट। ई नॉट इज इक्वल्स टू सी बी नॉट, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। ये लाइट की स्पीड है किसमें? वैक्यूम में है। तो ई नॉट इज इक्वल्स टू सी बी नॉट। ई इज इक्वल्स टू सी बी या ई नॉट इज इक्वल्स टू सी बी नॉट। सिमिलर फॉर्मूला इनके लिए आरएमएस वैल्यूज के लिए भी लगाया जा सकता है। ई आर एम एस इज इक्वल्स टू सी इंटू बी आर एम एस। आरएमएस वैल्यूज तो आप समझते हो ना? आरएमएस वैल्यूज समझते हो कि भाई आपने साइन कॉस के फंक्शन एसी में पढ़े हैं। तो ई नॉट बाई रूट टू इज इक्वल्स टू सी नॉट इंटू बी नॉट बाई रूट टू। कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड कर दो। तो ये बन गया ई नॉट बाई रूट टू ई आर एम एस बन गया, बी नॉट बाई रूट टू बी आर एम एस बन गया। तो यही रिलेशन आर एम एस वैल्यूज में भी है। अगर एवरेज वैल्यू में निकालना है तो ई एवरेज इंटू इज इक्वल्स टू सी इंटू बी एवरेज। तो वहां पे भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है जी। ई एवरेज इज इक्वल्स टू सी इंटू बी एवरेज। क्लियर है? पूरा समझ में आना चाहिए। इससे आप ये भी पता कर सकते हो, देखो यहां से आप ये निकाल सकते हो कि ई नॉट बाई बी नॉट जो है वो सी है। कभी कभार यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसके डायमेंशन बताओ। स्पीड वाले होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन कौन से होंगे? स्पीड वाले होंगे, है ना। इस फॉर्मूले को आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में भी पढ़ते हो। ऐसे फॉर्मूले को आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर भी पढ़ते हो मेरे भैया। जी हाँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में याद आ रहा है? हाँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जब पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वैल्यू यही होती है ई बाई बी। याद रहेगा? तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, बेसिक्स ऑफ वेव मोशन। क्योंकि वेव मोशन की यहां पे बात आ गई है,
तो फिर मैं आपको वेव मोशन के थोड़े से बेसिक समझा देता हूं कि क्या होते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। इसमें ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम 2 पाई f लिख सकते हैं, ठीक है जी। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, दैट इज एंगुलर वेव नंबर, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। जो वेव की स्पीड होती है इसको बोलते हैं वेव स्पीड, v को। जो किसी भी वेव की स्पीड होती है वो ओमेगा बाय के या लैम्डा बाय टी या एफ लैम्डा होती है। फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1 बाय टाइम पीरियड, तो लैम्डा बाय टाइम पीरियड या ओमेगा बाय के, जो मर्जी लिख लो। स्पीड ऑफ वेव ओमेगा बाय के, लैम्डा बाय टी या एफ लैम्डा हो सकती है। और यहां पे वेव कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि लाइट वेव। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक थे जो मुझे आपको बताने थे, रिवाइज करवाने थे, क्योंकि ये पता होने चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि अभी हम कुछ सवाल करेंगे इससे रिलेटेड, तो बेसिक्स पहले से क्लियर हो तो बढ़िया है भाई, आपके लिए भी बढ़िया और मेरे लिए भी बढ़िया है। सवाल देखिए, द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in a certain region of free space is 9 into 10 की पावर minus 4 न्यूटन पर कूलम। The average magnetic field in the same region is of the order of, अरे भैया अभी अभी तो बताया, E average is equals to C into B average। तो आपको B average निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, E average को C से डिवाइड करना है। तो E average है क्या? 9 into 10 की पावर माइनस 4, ठीक है जी। इसको C से डिवाइड करो, है ना। E एवरेज को C से डिवाइड करो तो क्या बन गया? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और फील्ड होगी टेस्ला में। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, दैट इज टेस्ला। आंसर इज बी फॉर बम्बे। अगला सवाल, नीट अक्टूबर 2020 के अंदर आया था। 2020 में जो नीट का पेपर हुआ था वो अक्टूबर तक शिफ्ट हो गया था, बड़ी लेट पेपर हुआ था, सितंबर अक्टूबर तक शिफ्ट हो गया था। कारण था कोविड महामारी, जिससे हम ग्रस्त हुए थे सभी, और अब हम स्वस्थ होके वहां से बाहर हैं। हालांकि अभी भी वेरिएंट कुछ ना कुछ आ रहे हैं, लेकिन वो उतने डेडली नहीं है। चलिए, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय by इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 साइन पाई इंटू 10 की पावर 3x प्लस 3 पाई इंटू 10 की पावर 11 t, और साथ में यूनिट लिखी है। ये कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड नहीं है, टेस्ला है, यूनिट है। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ। देखो by क्या दे रखा है, पता नहीं क्या दे रखा है। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 साइन पाई इंटू 10 की पावर 3x प्लस 3 पाई इंटू 10 की पावर 11 t और टेस्ला, ठीक है जी। लैम्डा निकालना है, लैम्डा आएगा के से, के रहा ये, तो के है पाई इंटू 10 की पावर 3, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है जी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज 2 बाय 1000, 2 बाय 1000, तो कितना बना? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। लैम्डा कितना बना? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। कुछ नहीं किया, के एक्स लिखा हुआ है, इसको 2 पाई बाय लैम्डा किया, 2 से 2 कट गया, लैम्डा 2 बाय 1000 यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर? बढ़िया। अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद EM वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू I कैप 40 cos kz माइनस 6 इंटू 10 की पावर 80, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, where E, Z and T are in volt per meter, meter and seconds respectively. The value of wave vector k is, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो I कैप में ऑसिलेट कर रही है, मतलब x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, y में नहीं, x में कर रही है। वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? x में नहीं जा रही, z में जा रही है। वेव किस में जा रही है? z में। इलेक्ट्रिक फील्ड I में, x में ऑसिलेट कर रही है, वेव z में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगी? y में,
है ना, मैग्नेटिक फील्ड किस में होगी, वाई में। चलो खैर, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी है, उसकी जगह के जेड माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर में है, जो जेड है वो मीटर में है, और टाइम जो है वो सेकंड में है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया के की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, कैसे निकालें, 2 पाई/लैम्डा होता है सर, क्या लैम्डा पता है? क्या लैम्डा पता है? नहीं पता? अरे सर कैसे करें इस क्वेश्चन को, हम तो बर्बाद हो गया, हमारा तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, कैसे करें के को? अरे भैया देखो, कोई बात नहीं, स्पीड पता है ना, ओमेगा/के होती है, पता है ना, ओके। अब यहां पे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर स्पीड कितनी होती है, सी। बस हो गया काम आपका, तो ओमेगा/सी करना है, बस खत्म काम। ओमेगा कितना है, ये रहा 6 × 10⁸ और सी है 3 × 10⁸। आंसर सीधा 2 पर मीटर, के यूनिट्स होते हैं पर मीटर, तो 2 पर मीटर, और रख के 2 1 पर मीटर, समझ गए? चलो, अब उसके बाद ये तो हो गई इक्वेशंस की कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है जी, ये जन्म कहां से हुआ वो पता चल गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, इन दीज वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनोसॉइडली, E and B become maximum at same place and at the same time. Therefore, the phase difference between the two fields is zero. मैं आपको साफ साफ समझा रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक्सप्रेशन लिखा था, EY इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड का जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था, BZ इज इक्वल्स टू B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें ये जो एंगल होता है ना, ये फेज होता है, फेज को कहते हैं एंगल, ठीक है जी। ये फेज डिफरेंस 0 है, डेल्टा फाई जिसे हम कहते हैं फेज डिफरेंस, वो 0 है दोनों वेव्स के बीच में। कहने का मतलब ये है, फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या है, दोनों एंगल सेम है। इस एंगल सेम होने से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि दोनों एक ही समय पे मैक्सिमम होंगी और एक ही समय पे मिनिमम होंगी, सेम जगह पे, ठीक है जी। मतलब कोई भी एक जगह सेलेक्ट कर लो, उसमें कोई भी एक जगह सेलेक्ट कर लो, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही समय पे और मैग्नेटिक फील्ड उसी समय पे मैक्सिमम, दोनों अपनी अपनी एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड जेड में मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में मैक्सिमम, दोनों मिनिमम, दोनों मैक्सिमम, दोनों मिनिमम, दोनों मैक्सिमम, दोनों मिनिमम, दोनों मैक्सिमम, दोनों मैक्सिमम, दोनों मिनिमम, दोनों मैक्सिमम, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, सेम समय पे होगा। ये कहने का मतलब है कि इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। दूसरा पॉइंट, E एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं, है ना, एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं। ये E और B एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं, और जिस तरफ वेव जा रही है ये उसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर हैं, जैसे ये y में थी, ये z में थी और वो x में थी, हर बार जरूरी नहीं है, ठीक है जी, लेकिन रहेंगे परपेंडिकुलर ही। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय E क्रॉस B। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि किस तरफ वेव जाएगी, तो आपको सिर्फ ये करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वेव किस तरफ जाएगी। अब इसमें देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड J में है, मैग्नेटिक फील्ड K में है, तो J क्रॉस K करो, J ऊपर K बाहर, J क्रॉस K करो I कैप, J क्रॉस K क्या आ गया, I कैप, J क्रॉस K आता है I कैप, और तो इधर ही है वेव स्पीड, I कैप की तरफ है वेव स्पीड, यानी कि वेव की प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, I कैप में हो रही है। वेव की प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, I कैप में हो रही है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बहुत अच्छे, समझ में आनी चाहिए भाई बात, बहुत बढ़िया। आगे
These waves do not require a medium, material medium for their propagation. इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए. It travels in free space with speed equals to 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, which is given by this equation. भैया मेरे जो लाइट होती है ना, उसकी ये जो स्पीड होती है ना 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये यहां से आती है. ये पता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है. 9 into 10 की पावर 9 कूलम्स कांस्टेंट. म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4 पाई into 10 की पावर -7. इसमें पुट कर देना भाई, लाइट की स्पीड बन जाएगी अपने आप. लाइट की स्पीड बन जाएगी किसमें? वैक्यूम में. तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में किस पे डिपेंड करती है? परमिटिविटी पे और परमिएबिलिटी पे. समझ गए? और किसी दूसरे मीडियम के अंदर चले जाओ तो सर, किसी दूसरे मीडियम के अंदर चले जाओगे तो स्पीड v होगी 1/√μ इंटू एप्सिलॉन. वहां पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, म्यू और एप्सिलॉन नॉट होंगे. ये परमिटिविटी और परमेबिलिटी उस पर्टिकुलर मीडियम की है, उस पर्टिकुलर मीडियम की है. तो उस पर्टिकुलर मीडियम में 1/√μ एप्सिलॉन आएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, 1/√μ एप्सिलॉन आएगा. क्या ये बात समझ में आई? बोलो बोलो मेरे भाई, क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया. एक और चीज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बदकिस्मती से हम उसको भी म्यू से ही लिखते हैं. रे ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हो उसको भी म्यू से ही लिखते हैं, लेकिन यहां पे हम म्यू को परमिएबिलिटी लिख रहे हैं. म्यू क्या है? परमिएबिलिटी. जो मैग्नेटिज्म वाली परमिएबिलिटी होती है ना, वो होती है परमिएबिलिटी म्यू. तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं लिखूंगा म्यू डैश से. ठीक है जी, जस्ट टू डिफरेंशिएट. C/V होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. C की वैल्यू पुट करो 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट नीचे, और V में 1/√μ एप्सिलॉन, तो ये चला जाएगा ऊपर. तो μ/μ नॉट होता है μr, और एप्सिलॉन नॉट होता है एप्सिलॉन r. समझ गए हो? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है √μr इंटू एप्सिलॉन r. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है √μr इंटू एप्सिलॉन r. μ/μ नॉट μr, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r. रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, दोनों पे डिपेंड करता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. समझ पा रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? अब क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया. लाइट की स्पीड किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूसेस ऑप्टिकल इफेक्ट, हेंस इट इज नोन एज लाइट या ऑप्टिकल वेक्टर. जो ऑप्टिकल इफेक्ट, देखने वाले इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन जो हमें लाइट दिखती है या ऑप्टिकल इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती है, वो कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट या ऑप्टिकल वेक्टर भी बोला जाता है. क्लियर? आगे है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी. जी हाँ, अगला टॉपिक है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी क्या होती है भाई? व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? जी हाँ, एनर्जी डेंसिटी हम किसको कहते हैं उसको समझते हैं. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो होती है एनर्जी डेंसिटी. आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि एनर्जी डेंसिटी यू ई, छोटे यू ई से लिखते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट. ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है. इसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, जो कैपेसिटर में आती थी. याद करो अगर नहीं याद आ रहा तो. ये होती थी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. जिनको नहीं भी याद आ रहा तो भैया अब याद कर लो. ठीक है जी, अब याद कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. अगर मैं दोनों का सम कर दूं, अगर मैं दोनों का सम कर दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है जी, तो मेरे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी. ठीक है जी, ये मेरे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी.
total energy density, that is half epsilon naught E square plus half of B square by mu naught। क्योंकि लाइट के पास ये दोनों होंगी भाई, तो अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। ठीक है जी, लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी डेंसिटी है। तो एक्चुअल में ये लाइट की, पूरी लाइट की एनर्जी डेंसिटी है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे निकालनी हो इसकी एवरेज वैल्यू, अब मैं निकालूंगा इसकी एवरेज वैल्यू भाई। देखो ध्यान से, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो मैं ई की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ई नॉट स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम एसी सर्किट्स में पढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स में पढ़ते हैं, जब हम आरएमएस करंट निकाल रहे होते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो याद रखें, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज हाफ। साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ निकल करके आती है। तो यहां पे देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई की वैल्यू पुट करी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, यू ई एवरेज, तो ये बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2। इसकी एवरेज वैल्यू हाफ होगी, तो ये बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। This is the average value of electrostatic energy density. Similarly मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी यही है। ठीक है जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी यही है, एवरेज में 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ठीक है जी, वहां पे 1/4 आ जाएगा। आप वहां जैसे यहां पे नीचे 1/4 आ गया, ठीक है जी, तो यहां पे भी नीचे 1/4 आ जाएगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज होगा। ठीक है जी, वहां पे भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, तो यहां पे भी 1/4 आ जाएगा। अच्छा जी, अब एक स्पेशल पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करते हैं, तनुज बंसल स्पेशल पॉइंट, टीबी स्पेशल पॉइंट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो टोटल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइडेड होती है। यानी कि अगर मैं यूई एवरेज की बात करूं तो एक्चुअल में यूबी एवरेज भी उसके बराबर होगा। मतलब अगर मैं कहूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो ये 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट के बराबर होगा। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑन एन एवरेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है वही मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होगी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ऑन एन एवरेज ये क्या है? बराबर का कंट्रीब्यूशन देती हैं। जितनी एनर्जी उस वेव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, उतनी ही एनर्जी उस वेव के पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होगी। चलो अब आगे बढ़ो, ये चीज समझ में आ गई? क्लियर। इससे आप टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हो। अब एनर्जी डेंसिटी का एवरेज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का एवरेज प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का एवरेज, दोनों का अगर मैं एवरेज का एडिशन कर दूं तो ये होगी टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। या सिंपली टोटल वर्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है, लगाना चाहो लगा भी सकते हो, गलत नहीं है। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी या एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है जी। तो ये दोनों का सम होगी।
तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी में आप क्या लिखोगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, यही लिखोगे, दोनों को ऐड करके यही लिखोगे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एवरेज वैल्यू नहीं ले रहे तो 1/2 ऐड कर दो दोनों को, ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, अगर एवरेज लेना है तो दोनों में 1/4 आ जाएगा, और ई की जगह ई नॉट, बी की जगह बी नॉट, सही है जी। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिखनी है, दोनों को ऐड कर दो, और क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एंड 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, क्योंकि इसकी जगह ये लिख सकता हूं, इसकी जगह ये लिख सकता हूं। मान लो कि यही चीज दो बार ऐड हो रही है, मतलब एक तरीके से क्या है, इसको भूल जाओ, इसकी जगह यही लिख दो, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर दो बार ऐड हो रहा है तो 1/2 बनाएगा, या फिर ऐसा सोचो कि 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट दो बार ऐड हो रहा है तो ये बनाएगा, समझ पा रहे हो। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी को आप जैसे मर्जी लिख लो, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी को आप जैसे मर्जी लिख लो, दोनों का सम करके ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो रही है बात, बहुत अच्छे, पूरा क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो किस तरीके से डिवाइड होती है। कुछ सवाल आ गए हमारे पास, जी हाँ। सवाल क्या था, रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी तो होती है बेटा, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं बेटा, ठीक है जी। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। तो रेशियो ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1:1, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, बराबर है, अभी तो पढ़ा, ठीक है जी। नीट का एग्जाम जो 2020 में हुआ था सितंबर अक्टूबर में, किसी जगह पे सितंबर लिखा है, किसी जगह पे अक्टूबर लिखा है, तो वहां पे जब भी हुआ था, ठीक है जी, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वो 1:1 था। देखो अब कितना आसान सवाल है, मैं कह रहा हूँ पेन तक चलाने की जरूरत नहीं है इसका, इस सवाल पे अगर आपने पेन चला दिया, सर आपने तो चला दिया, अरे ये तो आपको समझाने के लिए चलाया है, तो फिर वो तो गुनाह है ना, पेन चलाना तो गुनाह है भाई, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 1000 गुना है वो तो। चलो, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, एक यहां पे, जी हाँ, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव अब यहां पे हम करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव क्या होती है, सुनो अब, मान लो कि आपके पास एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, मान लो आपके पास एक लाइट का पॉइंट सोर्स है, उससे लाइट निकल रही है, उससे लाइट निकल रही है चारों तरफ, एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, ठीक है जी, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ऑफ पावर पी, एक पॉइंट सोर्स है लाइट का जिसकी पावर पी है, ठीक है जी, एक पॉइंट सोर्स है लाइट का जिसकी पावर क्या है, पी, उसमें से लाइट निकल रही है चारों तरफ 3D में, जैसे यहां पे एक बल्ब रख दो लाइट का, उससे रोशनी निकलेगी चारों तरफ 3D में निकलेगी, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस होती है स्फेरिकल, उसी तरीके से पॉइंट लाइट सोर्स की वजह से जो ये सरफेस बनेगी ये भी स्फेरिकल बनेगी, यानी कि आप ये कह सकते हो कि लाइट पॉइंट सोर्स की वजह से स्फीयर में फैलेगी, किसमें फैलेगी, स्फीयर में फैलेगी, समझ गए, ओके। अब सुनो, मान लो मुझे इसकी पावर पी है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालनी है, आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे, इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सोर्स,
सोर्स से डिस्टेंस r पे इंटेंसिटी क्या होगी। अब इंटेंसिटी क्या होती है भाई, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर, और पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी क्या हो गई, एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी कि पावर, पावर बाय एरिया। तो यहां पे यूज करो, इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया, तो पावर P है, सोर्स की एरिया कितना है, क्योंकि वो स्फीयर में फैल रही है, और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr²। क्योंकि वो स्फीयर में फैल रही है तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr² होता है। तो इंटेंसिटी यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई है हमारे पास r² के। इंटेंसिटी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई है किसके, r² के, यानी कि डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये किसके लिए फॉर्मूला है, पॉइंट सोर्स के लिए। ठीक है जी, बस मेन बात यह है कि ये पॉइंट सोर्स है, यहां पे पॉइंट सोर्स है, एक छोटा बल्ब है लाइट का, तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² मिलेगी। क्लियर, बहुत बढ़िया। एक और फॉर्मूला होता है, अब हमें डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो क्रैश कोर्स ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई हमें बोर्ड में डेरिवेशन तो करके दिखानी नहीं है, तो फिर फायदा क्या है फालतू में टाइम वेस्ट करके, और अभी तो आपका समय और कीमती है। ठीक है जी, तो इसलिए हम सीधा लिख रहे हैं यहां पे, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। अगर एवरेज लिखना है तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू यू एवरेज इंटू सी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, एवरेज इंटेंसिटी। और इस फॉर्मूले में अगर एवरेज लाना है तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू पी एवरेज बाय 4πr², ऐसा लिख सकते हो। मतलब एवरेज लगा दो दोनों तरफ, आई इज इक्वल्स टू, दो ही फॉर्मूले हैं, आई इज इक्वल्स टू p/4πr², ये पॉइंट सोर्स के लिए, और इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी डेंसिटी इंटू सी है, ये म्यू नहीं है। ठीक है जी, इसको मैं करेक्ट करता हूं, म्यू नहीं है, यू है ये। ठीक है जी, इसको छोटा यू है, ये छोटा यू। ठीक है जी, छोटा यू ही लिखते हैं, म्यू नहीं है। तो एनर्जी डेंसिटी इंटू सी एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, आई एवरेज, और ये भी फॉर्मूला। क्लियर है, बढ़िया है, एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छे। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर एक तरीके से इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। ठीक है जी, पॉइंटिंग वेक्टर होता है E×B/μ0। ये बेसिकली है इंटेंसिटी ऑफ लाइट in the direction of propagation of wave। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं मिलेगा पॉइंटिंग वेक्टर, लेकिन आ सकता है आपको। ठीक है जी, आपको आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक दो जगह आया भी हुआ है। क्या है पॉइंटिंग वेक्टर, ये है इंटेंसिटी ही, E×B/μ0। इसके डायमेंशंस चेक करते हैं जब हम, तो इंटेंसिटी वाले ही आते हैं, μ0 जो रिलेटिव परमेबिलिटी वाला। ठीक है जी, ये वो एनर्जी डेंसिटी वाला नहीं है। ठीक है जी, इसीलिए मैंने यहां पे म्यू नहीं लिखा, यू लिखा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो E×B/μ0 है इंटेंसिटी ही, बस वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, क्योंकि E×B कौन सी डायरेक्शन होती है, जिस तरफ लाइट जाती है, जिस तरफ लाइट जाती है वो डायरेक्शन क्या होती है E×B। तो E×B करो, जो भी रिजल्ट आए बाय μ0 कर दो, आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी एक तरीके से वेक्टर फॉर्म में। ठीक है जी, ये लिखने का तरीका है। ठीक है जी, इसको पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। एक सवाल आ गया, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, सवाल देखो, सवाल की धार देखो। सवाल क्या है देखिए जरा, अ पॉइंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन एवरेज पावर आउटपुट ऑफ 1500 वॉट। आपसे पूछा क्या गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम दिस सोर्स इज। देखो सवाल क्या है, कह रहे हैं कि एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है जिसकी एवरेज आउटपुट दे रखी है, पी एवरेज दे रखा है उस पॉइंट सोर्स का।
ठीक है जी, पी एवरेज गिवन है 1500 वॉट। उस सोर्स से, अब पता ही है कि उस सोर्स से जो लाइट फैलेगी, अभी अभी मैंने आपको बताया कि उस सोर्स से जो लाइट फैलेगी, उस सोर्स से जो लाइट फैलेगी वो पूरे स्फीयर में फैलेगी। उस सोर्स से जो लाइट फैलेगी वो पूरे स्फीयर में फैलेगी। तो 3 मीटर की दूरी पे, ठीक है जी, 3 मीटर की दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना है। इस सोर्स से 3 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना है। कैसे बताएं? बहुत मुश्किल सवाल है सर, बहुत ही मुश्किल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ये दोनों रिलेशन यूज करो बस। एवरेज वाले करने, एवरेज वाले कर लो। आई एवरेज इज इक्वल्स टू पी एवरेज बाय 4πr²। और इसी को हम कहते हैं म्यू एवरेज या यू एवरेज, सॉरी, एनर्जी डेंसिटी का एवरेज इनटू सी। दोनों ही लिख सकते हैं इसे। बहुत बढ़िया। चलो बस अब हमारी कहानी बन गई। अब इससे हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करना है। मेन बात यह है कि दोनों को इक्वेट करना है। दोनों ही इंटेंसिटी के फॉर्मूले हैं अलग अलग तरीके से। अब हमें निकालना क्या है? ई नॉट निकालना है या बी नॉट निकालना है? बताओ, ई नॉट निकालना है या बी नॉट निकालना है? हमें निकालना है ई नॉट, बी नॉट तो नहीं निकालना। ठीक है जी, चलो। तो मैं ई नॉट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, यू एवरेज का। यू एवरेज का ई नॉट वाला फॉर्मूला, ये तो दोनों के सम वाला फॉर्मूला है, मैं ये यूज करूंगा। अगर बी नॉट निकालना होगा तो ये यूज कर लेना। मैं यहां पे ये यूज करूंगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो यहां पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, इससे ई नॉट आ जाएगा। हालांकि बी नॉट के लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट तो होता ही है ना, पता है ना, बस बी नॉट आ जाएगा फिर। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखना जरा ध्यान से, पी एवरेज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, सी भी नीचे आ गया, आर स्क्वायर भी नीचे आ गया। एप्सिलॉन नॉट नीचे, सी नीचे, आर स्क्वायर तो नीचे था ही, और 2 ऊपर चला गया। ये बन गया ई नॉट स्क्वायर। एक बात बताना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, ये कूलम्स कांस्टेंट बन जाएगा। बिल्कुल। तो 2k पी एवरेज बाय सी आर स्क्वेयर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू ई नॉट। ये याद रख सकते हो तो रख लेना, टीवी स्पेशल। ई नॉट को याद रखने का तरीका तनुज बंसल स्पेशल, सीधा सीधा ई नॉट आ जाएगा इस फॉर्मूले से। दोनों को इक्वेट किया और कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर इसी में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला जाता तो ई नॉट निकाल लो, बस सी बी नॉट ही तो करना है ना। तो बी नॉट क्या आ जाएगा? ई नॉट बाय सी। बस बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं है? बस। तो 2k पी एवरेज बाय सी आर स्क्वायर, चलो करो। ई नॉट इज इक्वल्स टू 2k पी एवरेज बाय सी आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो भाई। कूलम्स कांस्टेंट है 9 इंटू 10 की पावर 9, पावर है 1500, स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8, और आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। लो, 3 का स्क्वायर ये तो कट गया 9 से, ठीक है। ये 10 की पावर 8 और ये 10 बचा, तो ऊपर क्या बचा नीचे क्या बचा देख लो भाई जरा एक बार। 2 इंटू 10 इंटू 1500 बाय 3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 3000। चलो इसको काटो पहले तो। 500, 500 इंटू 10 5000 इंटू 2 10,000। ये 10,000 बन गया, 10,000 ही बन गया ना। हाँ, तो 10,000 का अंडर रूट 100 वोल्ट पर मीटर। आंसर आ गया। आंसर है 100। क्लियर है जी?
तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ गई ई नॉट, एम्पलीट्यूड आ गया है भाई 2kp एवरेज बाय सी आर स्क्वायर का अंडर रूट, 2kp एवरेज बाय सी आर स्क्वायर का अंडर रूट, 2kp एवरेज बाय सी आर स्क्वायर का अंडर रूट। हे भगवान। चलो उसके बाद आ जाओ अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लास्ट टॉपिक ही है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 7 रेडिएशंस, 7 वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं इसमें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, न्यू जिसे हम कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और वेवलेंथ डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा वेवलेंथ ऊपर होती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नीचे होती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही ज्यादा उस वेव के पास एनर्जी है, तो नीचे जाते हुए एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू। बच्चे बच्चे को पता है कि जिसके लिए न्यू ज्यादा तो उसके लिए E ज्यादा, तो उस वेव की एनर्जी ज्यादा। तो जिस वेव की एनर्जी ज्यादा अगर वो हमसे आके टकराएगी तो वो हमारे लिए खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि हमसे आके टकराएगी और चूर चूर हो जाएगी, नहीं भैया, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जितनी नीचे हम जाते जाएंगे इसमें उतनी उस वेव की एनर्जी ज्यादा होगी, और जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही वो हमारे लिए खतरनाक ज्यादा है। सबसे कम खतरनाक रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, ये भी खतरनाक है, लेकिन इतनी नहीं। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये भी खतरनाक है, ये हमारी स्किन की टैनिंग करवा देती है। ठीक है जी। एक्सरे ये भी खतरनाक है, हम एक्सरे करवाते हैं ताकि हमें हड्डियों के टूटने का पता चल जाए। ठीक है जी, हड्डी टूटी है कि नहीं या मसल फ्रैक्चर ही हुआ है सिर्फ, है ना, ये एक्सरे से पता चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 घंटा एक्सरे के सामने ही खड़े रहे, अरे भैया आज तो हम एक्सरे का मजा लेके जाऊंगा, हो सकता है 1 घंटे बाद आप मिलो ही नहीं वहां पे। हाँ, और कहीं गामा रे के आगे आ गए तो फिर तो भैया रेडियो एक्टिविटी में गामा डी के होता है ना, हाँ, तो कहीं गामा रे के अंदर आ गए तो फिर तो खत्म। ये फ्रीक्वेंसी की रेंजेस हैं, रेंज दी हुई है, कहां से कहां तक है सब लिखा हुआ है, दिख रहा है। हाँ, हालांकि ये जो रेंजेस हैं ये कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है भाई, थोड़ा बहुत बुक टू बुक वेरी कर सकता है। किसी बुक में ये 10 की पावर 20 भी हो सकता है, किसी बुक में ये 10 की पावर 23 भी हो सकता है, किसी बुक में ये 3 की जगह 4 भी लिखा हुआ हो सकता है। तो थोड़ा बहुत वैल्यूज में आपको डिफरेंस हर जगह मिलेगा भाई, हर जगह मिलेगा। ठीक है जी, लेकिन आप इनको याद रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी रेंज को याद रख सकते हो। ठीक, और फ्रीक्वेंसी रेंज से वेवलेंथ की रेंज आ जाएगी आपके पास। आपको पता है किसी भी वेव के लिए जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होती है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो स्पीड है हमारे पास c, फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो इससे लैम्डा आ जाएगा c बाय न्यू। मतलब अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है किसी वेव की तो उससे आपको उस वेव की वेवलेंथ पता चल जाएगी। ठीक है जी, उससे आपको उस वेव की वेवलेंथ पता चल जाएगी कि भाई कितनी है। जैसे हमारे लिए ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती है विजिबल रेडिएशन, जो हम देख पाते हैं। ठीक है जी, ये विजिबल रेडिएशन है। अगर विजिबल रेडिएशन को थोड़ा जूम करके दिखाएं हम, विजिबल रेडिएशन को थोड़ा जूम करके दिखाएं तो विबग्योर बनता है। इसमें रेड सबसे ऊपर होता है और वॉयलेट सबसे नीचे होता है। विजिबल रेडिएशंस में अगर देखें हम, सिर्फ विजिबल रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो देखो, इंफ्रारेड के बाद जो विजिबल रेडिएशन आती है वो रेड कहलाती है, और वॉयलेट कलर के बाद जो रेडिएशन आती है वो है अल्ट्रावायलेट। नाम देखो कैसे पड़े, रेड से पहले इंफ्रारेड, वॉयलेट के बाद अल्ट्रावायलेट। नीचे जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, नीचे जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है विजिबल रेडिएशंस में से और वेवलेंथ मैक्सिमम है। और यहां पे वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ जो है वो मिनिमम है और फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की मैक्सिमम है।
ठीक है जी, विजिबल में से कंपेयर कर रहा हूं, सिर्फ विजिबल का। ओवरऑल कंपैरिजन में तो रेडियो वेव हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गामा रे की सबसे ज्यादा है, लेकिन मैं विजिबल में अगर कंपेयर करूं तो फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की ज्यादा है, वेवलेंथ रेड कलर की ज्यादा है। समझ गए? तो रेड कलर से कम किसी की फ्रीक्वेंसी है तो वो इंफ्रारेड की है, तो जस्ट रेड कलर के ऊपर इंफ्रारेड। वॉयलेट से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो है अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है जी, वॉयलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रा वॉयलेट और रेड से कम फ्रीक्वेंसी वाली इंफ्रारेड। इंफ्रा मतलब कम, अल्ट्रा मतलब ज्यादा, है ना। जैसे रेडमी के फोन आते हैं ना आजकल, हाँ, रेडमी प्रो अल्ट्रा मैक्स, रेडमी प्रो अल्ट्रा मैक्स एचडी, रेडमी नोट प्रो अल्ट्रा मैक्स एचडी प्रो, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, रेडमी नोट प्रो अल्ट्रा मैक्स प्रो प्लस एचडी प्राइम, दिमाग खराब कर देते। हाँ, समझ गए भैया? तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जी हाँ, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अब एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, एक एक करके देखते हैं। पहला है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या करती हैं? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन द कंडक्टिंग वायर्स, दैट इज बाय द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। एसी में हम एलसी ऑसिलेशंस पढ़ते हैं, एसी सर्किट्स में हम एलसी ऑसिलेशंस पढ़ते हैं, एल और सी। इसमें क्या होता है, इधर सी लिखना है, इधर एल लिखना है। इसमें होता क्या है कि चार्ज पहले कैपेसिटर पे स्टोर होता है, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर में जाता है, इंडक्टर से कैपेसिटर में, कैपेसिटर से इंडक्टर में, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर से कैपेसिटर में। एलसी ऑसिलेशंस होते हैं। तो इसमें चार्ज ऑसिलेट करता है। जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेट करता हुआ चार्ज भी, ऑसिलेटिंग चार्ज भी क्या है? एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है। ऑसिलेटिंग चार्ज इज एक्सेलरेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज भी क्या है? एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है भाई। ऑसिलेटिंग चार्ज भी क्या है? एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है। और जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो क्या क्रिएट होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं। तो जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो क्या क्रिएट होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट यानी कि एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट कर रहा है तो ईएम वेव्स क्रिएट होंगी। कौन सी क्रिएट हो रही हैं? रेडियो वेव्स। ठीक है जी। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, एलसी ऑसिलेशन में आपने पढ़ी होगी ओमेगा, तो यही फ्रीक्वेंसी चार्ज के ऑसिलेट करने की होती है और यही फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की होती है। ठीक है जी, यही फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की होती है। कहां पे यूज होती है? रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन में। हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो रेडियो वेव्स की मदद से चलता है। रेडियो में, टीवी में, मोबाइल इंटरनेट में, सब जगह इनका प्रयोग होता रहता है। उसके बाद है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स नाम से ही क्लियर है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड्स। एक तरीके की ये डिवाइसेस होती हैं। ये डिवाइस हमारे सिलेबस में नहीं है, बस पता होना चाहिए कि इनसे प्रोड्यूस होती हैं ये। ठीक है जी, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड्स नाम के ये वॉल्व्स होते हैं जिससे ये प्रोड्यूस होती। करती क्या है? इट इज यूज टू डिटेक्ट स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, ऑटोमोबाइल। ठीक है जी, किसी भी ऑटोमोबाइल की स्पीड निकालनी हो, टेनिस बॉल की स्पीड निकालनी हो, क्रिकेट बॉल की स्पीड निकालनी हो, तो वो माइक्रोवेव से डिस्कवर होती है। ठीक है जी। ऑटोमोबाइल में ज्यादा स्पीड पे चलान हो जाता है ना, हाँ, तो कैसे होता है मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं एक बार। एक ना मशीन होती है, उसमें दो लगे होते हैं, एक ट्रांसमीटर लगा होता है, एक रिसीवर लगा होता है। एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है? जैसे मान लो व्हीकल आ रहा है यहां से, ठीक है जी, व्हीकल आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, 20 स्पीड से आ रहा है, तो ट्रांसमीटर क्या करेगा? उस व्हीकल पे वेव्स मारेगा और वेव्स वहां से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर रिसीव कर लेगा। ट्रांसमीटर क्या करेगा? उस व्हीकल पे वेव्स मारेगा, कौन सी? माइक्रोवेव्स, और वो माइक्रोवेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी। होता क्या है कि जिस फ्रीक्वेंसी की वेव ये डालते हैं ना, उस फ्रीक्वेंसी की वेव मिलती नहीं है। जिस फ्रीक्वेंसी से आपने रेडिएशन को भेजा या वेव को भेजा, तो जब वो वापस मिली तो उसकी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा फर्क नजर आया।
ये हल्का सा फर्क नजर आता है डॉपलर इफेक्ट की वजह से। ये हल्का सा जो फर्क नजर आता है ये डॉपलर्स इफेक्ट की वजह से नजर आता है। तो उस हल्के से फर्क की मदद से ही, क्योंकि फॉर्मूले बनते हैं फ्रीक्वेंसी के जो इसकी व्हीकल की स्पीड से रिलेट होंगे, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज व्हीकल की स्पीड से रिलेटेड होती हैं डॉपलर्स इफेक्ट में, जिससे व्हीकल की स्पीड पता चल जाती है। इस मशीन पे रीडिंग आ जाती है, मशीन अपने आप कैलकुलेट कर लेती है कि फ्रीक्वेंसी इतनी भेजी थी, इतनी मिल गई, इसका मतलब व्हीकल की स्पीड ये है। फ्रीक्वेंसी हमने इतनी भेजी थी, अब इतनी मिली है, तो इसका मतलब व्हीकल की स्पीड अब ये हो गई। समझ पा रहे हो? तो डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है। इसी तरीके से क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, इट इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। जी हां, इसीलिए माइक्रोवेव ओवन को माइक्रोवेव ओवन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो माइक्रोवेव से चलता है, क्योंकि वो माइक्रोवेव से चलता है। तो माइक्रोवेव्स पड़ती हैं जिससे कि खाना गर्म होता है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था कि माइक्रोवेव में खाना कैसे गर्म होता है। पूछा, देखो क्या, द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट एफिशिएंटली इज। समझाता हूं। माइक्रोवेव के अंदर अब खाना गर्म होने की विधि समझिए। मान लो ये माइक्रोवेव है और उसके अंदर बाउल पड़ा हुआ है ना, और उसके अंदर खाना पड़ा है, फूड है, प्लस उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉइस्चर है। ठीक है जी, मॉइस्चर है ना, खाना है, खाने के अंदर मॉइस्चर है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स है। होता क्या है, ये माइक्रोवेव्स पड़ती हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, खाने के ऊपर माइक्रोवेव्स पड़ती हैं तो ऑब्वियसली खाने के अंदर का जो पानी है उस पे भी पड़ेंगी। बेसिकली किया ये जाता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब खाना घूमता है माइक्रोवेव में, तो वाटर की मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है। और जब वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स तेजी से, बड़े तेजी से ऑसिलेट करते हैं, रेजोनेंस कंडीशन आती है। कंडीशन कौन सी आती है? रेजोनेंस कंडीशन आती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच होती है माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से उछलने लगते हैं। जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो एम्पलीट्यूड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज हम एसएचएम के अंदर पढ़ते हैं। तो ऑसिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी मैच होने की वजह से जब एम्पलीट्यूड बढ़े तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करने लगे और उससे वो जो है गर्म हुए। ठीक है जी, क्योंकि ऑसिलेट करेंगे, कोलिजन्स करेंगे इधर उधर तो गर्म हो जाएंगे और उसके साथ फिर खाना भी गर्म हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल होता है। तो यहां पे कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये ऑप्शन गलत हो गया। माइक्रोवेव्स आर हीट वेव्स सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीट। नहीं भाई। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इन अ माइक्रोवेव। नहीं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही। माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, तभी वाटर मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, वो ऑसिलेट करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? हीट प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि खाना क्या होगा? गर्म होगा। तो ये मेन प्रिंसिपल जो है वो रेजोनेंस पे चलता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो इन्होंने बोला ना कि माइक्रोवेव्स आर हीट वेव्स, वो गलत है स्टेटमेंट। हीट वेव्स ये हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस हीट वेव्स हैं भाई। hence also called heat waves. It is produced by hot bodies, the vibrations of atoms and molecules. गर्मा गर्म बॉडीज, बहुत गर्म बॉडीज ये इन रेडिएशंस को निकाल पाती हैं। ठीक है जी, हम भी निकालते हैं, हम भी गर्म हैं भाई, हम ठंडे नहीं हैं। हम भी इन रेडिएशंस को निकालते हैं, बस हम देख नहीं पाते। जी हाँ, हम भी रेडिएशंस को निकालते हैं भाई, लेकिन हम देख नहीं पाते। इट इज नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई बट स्नेक कैन डिटेक्ट इट। सांप देख सकता है भाई, यानी कि जब सांप को हम दिखेंगे ना, मान लो हम सांप के जाके आगे खड़े हो गए, भगवान ना करे ऐसा हो कि आपको ऐसा खड़ा होना पड़े, लेकिन मान लो आ गया सांप और आप उसके सामने खड़े हो, तो सांप को आपके अंदर से रेडिएशन निकलती हुई दिखाई देगी। कौन सी? इंफ्रारेड। हाँ, आप नहीं देख पाओगे लेकिन सांप देख पाएगा। यूज्ड टू सी थ्रू फॉग एंड स्मोक। फॉग एंड स्मोक के थ्रू देखने के काम आएगा ये। ट्रीट मस्कुलर पेन,
मस्कुलर पेन को ट्रीट करता है, क्योंकि गर्म होती है ना, तो गर्म में जब हमारे बाजुओं पे लगेगा, आह, मसल्स को आराम मिलता है भाई, आह 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 आह। मैं अपनी बहन से करवाता था भाई, दबाओ अच्छे से दबाओ ये, हाँ हाँ, सेवा करो भाई की। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग एवरेज टेम्परेचर थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू अर्थ को गर्म रखने के काम आते हैं। ये तो आपने बचपन में पढ़ाई है। बस यूजेस पता होने चाहिए। यहाँ पे आपसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सप्लेन करो, यूजेस पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे पता क्या पूछेंगे कि इनमें से कौन सा किसका यूज है ना, ये यूज किस रेडिएशन का है, या ये वाली फ्रीक्वेंसी रेंज है तो बताओ कि ये रेडिएशन कौन सी है। ऐसे सवाल आ सकते हैं। विजिबल रेडिएशन, इट इज अ नैरो रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो बहुत नैरो रेंज है भाई, विजिबल रेंज जो है वो बहुत कम ऐसी रेंज है जो हम देख पाते हैं। 4 इंटू 10 की पावर 14 से 7 इंटू 10 की पावर 14, बहुत कम है। ठीक है जी। अगर मैं वेवलेंथ नैनोमीटर में बात करूं तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, अगर मैं वेवलेंथ की फॉर्म में बात करूं तो यही रेंज है भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। मतलब एग्जैक्ट 400 से 700 लिखने का मतलब ये नहीं होता कि 400 से 700। कुछ बुक्स में आपको 350 लिखा हुआ भी नजर आएगा, कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे 720 730 भी लिखा हुआ नजर आएगा। मतलब ऑन एन एवरेज ये रेंज है भाई। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप टू लोअर लेवल, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हाई लेवल से लो लेवल पे जंप करते हैं तो रेडिएशंस निकलती। विजिबल अल्ट्रावायलेट, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सन, स्पेशल लैंप्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। सन से निकलती हैं, एक स्पेशल टाइप के लैंप आते हैं, और बहुत गर्म बॉडीज से भी निकलती हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप टू लोअर लेवल, इसमें भी वही है कि लोअर लेवल से जब जंप करते हैं तब भी ये भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। मतलब अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। ठीक है जी। किसी सिनेरियो के अंदर जो है विजिबल रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, किसी सिनेरियो के अंदर जो है वो जो है अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस होगी। ये डिपेंड करता है कि एनर्जी डिफरेंस कितना है। आपने पढ़ी है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड सीरीज, हाँ बस वही बात है। ठीक है जी। तो लाइमन जो सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट वाली है, हाँ, और बाल्मर जो सीरीज है वो विजिबल वाली है, और जो पास्चन ब्रैकेट पीफंड है वो सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस वाली है। समझ गए? हाँ। मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन आर अब्सॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर हमें इन रेडिएशन से बचाती है, पता ही आपको। The UV radiations in large quantity produce harmful effect on human being. It causes production of melanin, that is the tanning of skin. जब ये हमारी रेडिएशन पे हमारी स्किन पे पड़ती हैं ये रेडिएशंस, तो बेसिकली ये क्या करती हैं, हमारी स्किन की टैनिंग कर देती हैं। हम कहते हैं कि धूप में खड़े होने से स्किन टैन हो गई, तो उसका कारण यही है कि मेलानिन नाम का सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं जो कि स्किन की टैनिंग में जो है सहायता करता है। मतलब सहायता तो क्या ही करता है, हमारे लिए तो बेड़ा गर्क ही करता है। फिर जो है भाई लड़कियों की स्किन अगर टैनिंग हो जाती है तो फिर उनको पार्लर वार्लर पे खर्चा करना पड़ता है ना। पार्लर वार्लर जाती हैं कि भैया मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। हालांकि जो लड़के हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं भाई, वो मेलानिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लड़के क्या है भाई, एक दिन रहेगी स्किन टैन, दो दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, क्या होगा, कुछ नहीं, चौथे दिन अपने आप सही हो जाएगा। इट इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफायर्स, है ना, हाँ, वाटर प्यूरिफायर्स में यूज होता है क्योंकि कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हेमा मालिनी भी यही कहती है, और हम तो वही पानी पीते हैं भाई, कैंट का। नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई, पता नहीं कौन सा लगा हुआ है, नाम भी याद नहीं आ रहा। एक्वागार्ड नहीं, एक्वागार्ड नहीं, एक्वा ग्रैंड है, कोई लोकल कंपनी, एक्वा ग्रैंड लगी हुई है। चलो चलो, क्या है, पानी शुद्ध होना चाहिए बस भाई। इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब कॉल्ड मॉडर्न एक्सरे ट्यूब एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एक ट्यूब आती है जिसको एक्सरे ट्यूब कहते हैं, तो उससे प्रोड्यूस होती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब हायर लेवल टू लोअर लेवल, है ना, हायर लेवल से लोअर लेवल जब इलेक्ट्रॉन आता है तब एक्सरे भी प्रोड्यूस हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन, है ना, मतलब विजिबल रेडिएशन भी इससे प्रोड्यूस होती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, एक्सरे भी प्रोड्यूस हो सकती है। डिपेंड करता है कि एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस क्या है, एटम कौन सा है ना, हीलियम है, बेरिलियम है, कौन सा है, सारा कुछ इस बात पे वेरी करता है। ठीक है जी। एक्सरे आर यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, हड्डियों के टूटने को डिस्कवर करते हैं।
ठीक है जी, क्योंकि हड्डियों से रिफ्लेक्ट हो जाती है ये रेडिएशन, तो हड्डियों के क्रैक को डिस्कवर कर लेती है। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग में भी कोई फॉल्ट हो, क्रैक हो, कहीं पे होल हो, तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेती है, हड्डियों के टूटने को भी, तो मेडिसिन में भी और इंजीनियरिंग में भी। उसके बाद है गामा रेडिएशंस, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती हैं। रेडियो एक्टिव डिके होता है, गामा डिके, ठीक है जी, गामा डिके होता है जिसके दौरान ये प्रोड्यूस होती हैं, बहुत ही खतरनाक होती हैं। रेडियो एक्टिविटी तो वैसे ही खतरनाक है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं, कैंसर सेल्स को मारने के लिए, खतरनाक कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज की जाती हैं। लेकिन इनका नुकसान यही है कि भाई हम निशाना बना के तो मार नहीं सकते कि वो अच्छा सेल है, वो बुरा सेल है, ये कैंसर सेल है, ये गुड सेल है। तो जब हम कैंसर सेल्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर अच्छे सेल भी बॉडी के खत्म होते हैं। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है गामा डिके से कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ क्वेश्चन रह गए बस और चैप्टर खत्म। कह रहे हैं मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। मैच द कॉलम। इंफ्रारेड रेडिएशंस मस्कुलर पेन को ट्रीट करती हैं भाई। रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टिंग, टीवी, रेडियो। एक्सरेज डिटेक्ट फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। अल्ट्रावायलेट अब्सॉर्ब ओजोन लेयर, अब्सॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। ऑलरेडी मैच्ड है भाई, मतलब इसमें हम क्या ही करें और क्या ही आप करोगे इसमें, मतलब मुझे बता दो आप क्या ही करोगे, ऑलरेडी मैच्ड है ये, पहले से मैचड है ये, पहले से मैच्ड है ये, ठीक है जी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है रे। क्वेश्चन नंबर अगला 2011 में आया था ये। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रे। डिक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ का डिक्रीज होना, नीचे जाने पे लैम्डा डिक्रीज होता है। तो सबसे ऊपर होती है रेडियो वेव, सबसे ऊपर होती है रेडियो। क्या रेडियो दिखाई दे रही है? नहीं, मतलब 4 का ही लिखना है मुझे, चारों में रेडियो तो है नहीं, ठीक है। तो नीचे जाते हुए लैम्डा डिक्रीज होता है और वही लिखना है मुझे। तो उसके बाद रेडियो के बाद कौन सी आती है? माइक्रो। तो सबसे पहले आएगी माइक्रो, गामा रे नहीं आएगी, इंफ्रा नहीं आएगी, माइक्रो आएगी। तो ए और सी ऑप्शन बचे। माइक्रो के बाद आती है अगली कौन सी? इंफ्रारेड, गामा नहीं आती, तो बस ए ऑप्शन आ गया, हो गया आंसर। तो वैसे मैं बता देता हूं, पहले रेडियो आती है, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल। विजिबल नहीं है, विजिबल विजिबल ही नहीं है। वाह क्या बात है, वाह तनुज वाह। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, एक्सरे है नहीं, गामा रे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी सीक्वेंस हो गया। अगला सवाल, ये सन 2000 में आया था। सवाल क्या है? द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे आर रिस्पेक्टिवली ए, बी एंड सी। देन बताओ कौन सा सही है। पहले तो एक्सरे और गामा रे को देखो। एक्सरे और गामा रे, इसकी फ्रीक्वेंसी ए है, इसकी बी है और इसकी सी है। किसकी ज्यादा है फ्रीक्वेंसी? गामा रे की ज्यादा है, गामा रे की ज्यादा है भाई। तो ए लेस देन बी होगा। ए ग्रेटर देन बी वाले ऑप्शन तो काट दो, ये गलत, ये गलत। ए लेस देन बी सही है, ए लेस देन बी सही है। अच्छा, बी लेस देन सी, बी ग्रेटर देन सी, इनमें रिलेट करो। गामा रे और अल्ट्रावायलेट में से कौन ज्यादा है? बी, बी ज्यादा है, गामा रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी का ही पूछा है ना, तो बी ग्रेटर देन सी। तो आंसर ये हो गया भाई, बी लेस देन सी नहीं हो सकता। तो ए लेस देन बी, बी ग्रेटर देन सी। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। तो सारा ये चार्ट याद होना चाहिए, सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, और इन्हीं शब्दों के साथ ये चैप्टर हो गया है समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चैप्टर को देखने के लिए। लिखा हुआ है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। जी हाँ, जिंदा रहे तो ऑब्वियसली मिलेंगे ही, कहीं ना कहीं किसी क्लास में, कहीं ना किसी की लेक्चर में हम मिलते रहेंगे। आप भी मुझे देखते रहिएगा, मैं भी आपको देखता रहूंगा। और साथ ही एक बात और, ये जो मैंने आपको लिखा है जिंदा रहने की बात, ये जिंदा रहने का मतलब ये है कि भाई दिल से जिंदा रहना है। ऐसे नहीं कि मर मर के जी रहे हैं हम जिंदगी, दिल से जिंदा रहने की बात है। और अगर हम दिल से जिंदा रहेंगे तभी जो है हम जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है जी। जीते तो बहुत लोग हैं भाई, ठीक है जी, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए जीते हैं। आपको दिल से जिंदा रहना है,
दिल से जिंदा रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं तनुज बंसल आपसे इस लेक्चर के लिए लेता हूँ इजाजत। बाय बाय।